बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने कहा, ज़ारगुल तुम्हारी हैरत बजा है, लेकिन आप दोनों को ये बात मालूम नहीं कि वो बंदोबस्त रात 4 बजे से जाग रहा है जब फरीद पाशा ने इसे फोन करके ये फर्ज सौंपा था। वैसे मैंने वो संदूक अच्छी तरह देखा है। हंगामी जरूरत के तहत इसमें सिर्फ मुतअद्दिद सुराख निकाले गए, वरना वो संदूक पहले से बाजवा के गोदाम में मौजूद था और मेरा ख्याल है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ज़ारगुल मेरी इस वजाहत पर खामोश हो गई। मैं ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए इसके बारे में सोचने लगा। वो गोरी चिट्टी दराज कामद पश्तून दोशीज़ा इंतहाई नाजुक हालात में मुझसे टकराई थी और इस वाक़ये को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। ये एक इत्तफाक ही था कि मुझे इससे तफसीली बातचीत का मौका नहीं मिल सका था। वो मुझे अपनी सनसनीखेज कहानी सुनाना चाहती थी, बल्कि मैं इसके हालात जानने का मुतमन्नी था। इसका दुश्मन चाचा हिकमत यार हाथ धोकर और गन उठाकर इसके पीछे पड़ा हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए मर्दाना लिबास पहनकर जख्मी हालत में जिंदगी के पीछे दौड़ रही थी। मैंने न सिर्फ इसके जख्मी कंधे पर मरहम पट्टी की थी, बल्कि इसे एक महफूज पनाह का भी फराहम की थी। मंशा और इसके साथी दरिंदों के हाथों गुज़श्ता रात इंतहाई गैर महफूज और तबाह हाल हो गई थी, जिसके नतीजे में ज़ारगुल एक मरतबा फिर मेरे साथ नजर आ रही थी। मैंने ज़ारगुल को वक्ती पनाह देने का वादा किया था। हिकमत यार का खतरा फिलहाल टल चुका था, लिहाजा मैं अपने वादे और फर्ज से आजाद हो चुका था। लेकिन ज़ारगुल की मानीखेज बातें और उलझे हुए अंदाज मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहे थे, खास तौर पर जब से इसे मालूम हुआ था कि मैं और सदफ कराची जा रहे हैं। इस वक्त से वो खासी बुझ गई थी। इसकी दो ही वजूहात हो सकती थी, या तो इसे हमारा कराची जाना पसंद नहीं आया था, या फिर वो भी हमारे साथ कराची जाना चाहती थी। साहिल वाला मामला अब इससे ढका छुपा नहीं रहा था, इसलिए वो मुझे कराची जाने से रोकने की पोजीशन में नहीं थी। मैं ज़ारगुल के बारे में जिस कदर सोच रहा था, मेरी उलझन में इजाफा हो रहा था। फिर मुझे इसके तशवीशनाक और जवाब तलब जुमले याद आए। इसने मेरे मुख्तलिफ सवालों के जवाब में बड़े गंभीर अंदाज में कहा था, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों के कराची रुखसत होने से पहले मैं कोई हतमी फैसला कर ही लूंगी, या फिर लगता है तुम्हारे रुखसत होने से पहले मैं भली चंगी हो जाऊंगी और मुझे यकीन है मैं तुम्हारे रुखसत होने से पहले अपनी दास्तान मुकम्मल कर लूंगी। और अब इसकी दास्तान मुकम्मल सुनना तो दरकिनार, इसका खुलासा सुनने का वक्त भी नहीं बचा था। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि हालात की तेजी से बदलती हुई करवट ने मुझे इतनी मोहलत न दी कि मैं ज़ारगुल का दुख सुन सकता। बहरहाल इसकी तशवीश भरी बातों ने मुझे उकसाया और मैं इसके दिल का हाल जानने के लिए इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। ज़ारगुल, मैंने अकबी मंजर दिखाने वाले आईने में इसे मुखातिब किया। तुम्हारे पाँव का दर्द अब कैसा है? वो शीशे से बाहर देखते हुए बोली, मोच निकल गई है तो दर्द भी जाता रहा। इसके लहजे में बेपनाह संजीदगी भरी हुई थी और आवाज में वाज़े तौर पर मैंने बर्राहट महसूस की। मैंने इससे पूछा, और शोल्डर का क्या हाल है? वो भी ठीक है, वो बदस्तूर बाहर देखते हुए बोली, समझो सब ठीक है। इसके अंदाज में एक अजीब सी बेरुखी पाई जाती थी, जो नापसंदीदगी नहीं बल्कि खफगी से मेल खाती थी। मैंने इससे रवैये का सबब जानने की खातिर सवाल किया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? इसकी नजर चश्मे ज़दन में बाहर से अंदर पलटी, फिर अकबनुमा आईने में हमारी आंखें चार हुई। इसने पूछा, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी वजदान? तुमने मुझे पनाह देकर जो नेकी की है, मैं इसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैंने एहसान नहीं नेकी की बात की है। चलो तुम इसे नेकी ही समझो। मैंने कहा, लेकिन इतना तो बता दो कि तुम्हारा अंदाज क्यों बदला हुआ है? वो टालने वाले लहजे में बोली, वजदान, मेरे अंदाज को कुछ नहीं हुआ। शायद ये हालात का असर है। गुज़श्ता रात फरीद पाशा की कोठी पर जो कुछ पेश आया, मेरे जहन में इसकी ऊंच का याद अभी तक बसी हुई है। तुम ठीक कहती हो। मैंने जब देखा कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं तो तायद ही जरूरी समझी। मैं भी इन मनाजर को भूल नहीं पाया हूँ। जुल्म बर्बरियत की इस मिसाल को बुलाना आसान नहीं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया और ये सब कुछ असली किरदारों के साथ एक ऐसे शख्स की कोठी में पेश आया जो फिल्म इंडस्ट्री का एक मारूफ और कामयाब प्रोड्यूसर है। इस दौरान में सदफ बिल्कुल खामोश बैठी रही। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि जब मैं ज़ारगुल के साथ गुफ्तगू कर रहा होता तो सदफ बीच में मुदाखलत नहीं करती थी। इलामा इकबाल रोड पर गाड़ी आई तो नहर हमारे पीछे रह गई। मैंने ज़ारगुल से कहा, किस्मत की सितम ज़रीफी भी
बाज़ औकात रंग दिखाती है। मैं तुम्हारे हालात के बारे में जानना चाहता था, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मैं इस काम के लिए मौका ना निकाल सका। वो ज़ुमानी लहजे में बोली, वजदान तुम इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम में जो मसरूफ हो। मैं अंदाजा न कर सका कि वो तंज कर रही थी या हकीकत बयान कर रही थी। मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा, फिर तुमने क्या फैसला किया है ज़ारगुल? इसने नजर से आईने में मुझे देखा और बोली, हमारा साथ मोहज आधे पौने घंटे का बाकी रह गया है। मैंने मुदाखलत की, 9 बजे हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तुमने कहाँ जाने के बारे में सोचा है? वो अकबनमा आईने में मुझे देख रही थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ इसकी आंखों में संगीनी उतर आई हो। वो एक लम्हाती नजारा था, क्योंकि मैं ड्राइविंग पर भी तवज्जो दे रहा था। दोबारा जब मैंने इसकी आंखों में झांका तो वो संगीन तासर गायब हो चुका था। वो एक आम से लहजे में पूछने लगी, क्या तुम दोनों वाकई कराची जा रहे हो? अगर तुम्हें यकीन न हो तो मैं टिकट दिखा देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, वो जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारी जुबान पर भरोसा है। दरअसल ये सवाल मैंने किसी और मकसद से पूछा था। मैंने पूछा, किस मकसद से? इसका बदला हुआ अंदाज और तेवर मुझे उलझन में डाल रहे थे। इसने जवाब दिया, मैं भी तुम लोगों के साथ कराची जाना चाहती हूँ, इसलिए तस्दीक कर रही थी। बिल आखिर इसके दिल की बात जुबान पर आ ही गई थी। मैं काफी देर से यह महसूस कर रहा था कि वो भी हमारे साथ जाना चाहती है। इसकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैं सोच में पड़ गया। मुझे खामोश देखकर इसने पूछा, क्या हुआ वजदान, तुम चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं, तुम्हारी बात तो गलत नहीं, मैं गड़बड़ा गया, लेकिन मैं भला तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? गोया दूसरे लफ्जों में तुम ये कहना चाहते हो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं ज़ारगुल, मैंने कहा। जिस फ्लाइट से हम जा रहे हैं इसमें तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं। इस नामुमकिन की क्या वजह है? इसने पूछा। जहाज ओवरलोड है, मैंने मुख्तसरन कहा। मैंने कहा, बहाने या गलत बयानी से काम नहीं लिया था। जिस फ्लाइट से हम जा रहे थे वो वाकई ओवरलोड थी। बुकिंग एजेंसी वाले ने मुझे सूरत हाल से पूरी तरह आगाह कर दिया था। नए टिकट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत से चांस टिकट भी ड्रॉप हो जाते। ज़ारगुल को हम अपने साथ ले जाने की पोजीशन में नहीं थे, इल्ला ये कि सदफ इस सफर से बाज आ जाती तो ज़ारगुल इसके टिकट पर सफर कर सकती थी। डोमेस्टिक फ्लाइट में नाम की तब्दीली से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और हमारी सीटें भी कन्फर्म थी, लेकिन सदफ क्यों कर ड्रॉप होती, ये नामुमकिन से भी ज्यादा नामुमकिन बात थी। मेरे जवाब ने ज़ारगुल को गहरी सोच में पहुंचा दिया। इसके चेहरे के तासरात से मैंने अंदाजा लगाया कि इस सोच में उदेड़बुन की कैफियत पाई जाती थी। इससे कबल के मैं इससे कोई बात करता इसने मुझे मुखातिब कर लिया। वजदान, गाड़ी रोको। ये जुमला इतना अचानक और खिलाफे तवक्को था कि मैं और सदफ बेयाक वक्त हैरत भरी नजरों से इसे देखने लगे। मैंने पूछा, तुम गाड़ी क्यों रुकवा रही हो ज़ारगुल? मेरी मंजिल आ गई, वो गहरी संजीदगी से बोली। मंजिल? मैं सटपटा गया। क्या ये कोई पहेली है या तफरीही मजाक? वो सपाट लहजे में बोली, मैंने अपनी मंजिल की बात की है। बैठे बिठाए ज़ारगुल ने जो तेवर बदले थे वो समझ में आने वाली बात नहीं थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में इससे पूछा, तुम्हारी मंजिल अचानक कहाँ से आ गई? जिंदगी में सब कुछ तरतीबवार या मंसूबा बंदी से नहीं आता वजदान। वो ख्वाबनाक लहजे में बोली, बल्कि ज्यादातर वाकयात अचानक ही रोनुमा हो जाते हैं। प्लीज गाड़ी रोक दो, मुझे जाना होगा, मेरी मंजिल मुझे पुकार रही है। इसकी बेसरोपा बातें सुनकर मैं झुंझला गया और मैंने टोयोटा करोला सड़क के किनारे रोक दी। ज़ारगुल ने हमें अल्लाह हाफिज कहा और अपनी साइड का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गई। फिर पलटकर पीछे देखे बगैर वो एक सिमत में तेज कदम उठाने लगी। इसका रुख फोर्ट्रेस स्टेडियम की जानिब था। अजीब लड़की है, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सदफ ने कहा, लड़कियां तो अजीब ही होती हैं वजदान, क्या तुम भी कोई ऐसा ही सीन दिखाने वाली हो? वो गहरी संजीदगी से बोली, अगर तुम मेरे साथ वही सलूक करोगे जो ज़ारगुल के साथ किया तो मैं भी इस बारे में सोच सकती हूँ। कमाल है भाई, मैंने झुंझलाहट अमेज लहजे में कहा। मैंने ज़ारगुल के साथ कौन सा बुरा सलूक किया है? वो कराची जाना चाहती थी। सदफ ने कहा, चलो हमारी फ्लाइट से ना चाहिए, बाद वाली किसी फ्लाइट से आ जाती, लेकिन तुमने तो इसे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल किया। मैंने निकाल बाहर नहीं किया, मेरी झुंझलाहट में इजाफा हो गया। गाड़ी इसने रुकवाई थी नादिर शाही हुक्म से। पता नहीं इसे कौन सी मंजिल लबे सड़क नजर आ गई थी। और देखा तुमने? मैंने एक लम्हे को तौकफ किया और इसी तपे हुए अंदाज में कहा, वो नवाबजादी गाड़ी से उतरकर फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ गई है। मालूम नहीं वो वहाँ अपने कौन से फन का मुजाहरा करने गई है। ज़ारगुल के इंतहाई नामाकूल रवैये ने मुझे कोफ्त में मुब्तला कर दिया था और मैं इस वक्त खासा गुस्सीला हो रहा था। सदफ ने कहा, वजदान, तुम्हारे खरे जवाब के बाद तो वो यही कर सकती थी। अल्लाह के बंदे, किसी की उम्मीद को इस बुरी तरह से ज़िबा नहीं करना चाहिए। उम्मीद? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। तुम किस उम्मीद की बात कर रही हो? वो ठहरी हुई आवाज में बोली, वो उम्मीद जो ज़ारगुल ने तुमसे लगाई थी। वो किसी सैरो तफरी के लिए तो कराची नहीं जा रही थी, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती
चाहती है वजदान, तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है। मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बड़े अनोखे जज्बात देखे और इन जज्बात को अब तुम जुबान दे रही हो, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए था? तुम इसकी हौसला अफजाई करते। सदफ इतनी संजीदगी से बात कर रही थी कि मैं जांच ना सका वो वाकई संजीदा थी या ये भी कोई मजाक का अंदाज था। चलो इस फ्लाइट से ना सही किसी अगली फ्लाइट से वो कराची आ जाती, तुम इसे कुछ रकम फराहम कर सकते थे, कराची में अपने ठिकाने का पता बता सकते थे ताकि इसे तुम तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ता, और कम से कम इसे मिनहास बाकर के तमाम फोन नंबर्स तो नोट करवा ही देते ताकि वो तुमसे आसानी राब्ता कर सकती। लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर अकबनुमा आईने में मुझे देखने लगी और कहा, तुमने तो इस बुरी तरह इस बेचारी की दिल चिकनी की है कि वो किसी टोंड मोंड दरख्त के नीचे अपने घायल दिल की किरचियां शुमार कर रही होगी, और अगर वो आने वाली रात तक जिंदा रही तो फिर आज से अख्तर शुमारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस बस सदफ, मैंने इसके खामोश होने पर कहा, मेरे पास इन चौंचलों की फुर्सत है और ना ही मैं ऐसा शौक रखता हूँ। फिर मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से कहा, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। सदफ ने हिम्मत न हारी और कहा, वजदान, ये फुर्सत और शौक की बात नहीं बल्कि अजीब लड़कियां तो यही चाहती हैं, और ज़ारगुल को तो अजीब लड़की नामजद कर चुके हो। सदफ के पहमो असरार को देखते हुए मैंने इसके चुटकी ली, क्या मैंने वाकई ज़ारगुल के साथ बदसलूकी की है, और नहीं तो क्या इसकी संजीदगी बरकरार रही? तुम्हें इस पश्तून दोशीज़ा से बड़ी हमदर्दी है? पश्तून दोशीज़ा का क्या सवाल? इसने कहा, दुनिया की हर औरत को दूसरी औरत से हमदर्दी होती है, ये मैंने पहली मर्तबा सुना है। मैंने मुतामलाना अंदाज में कहा, फिर तो वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस सूरत हाल में मुझे ज़ारगुल का दिल तोड़ने की बजाय ये करना चाहिए था। वो चुकन्ना नजर से मुझे देखने लगी। ये क्या वजदान? मेरे अदा किए हुए लफ्ज ये ने इसे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने कहा, इस मसले का आसान और सीधा हल ये था कि तुम्हारे टिकट पर ज़ारगुल को कराची ले जाता। ये कैसे मुमकिन है? वो बेइख्तियार इसकी जुबान से फिसल गया। मैंने कहा, दुनिया की हर औरत दूसरी औरत की हमदर्द होती है, फिर मुमकिन और नामुमकिन क्या होता है? क्या तुम ज़ारगुल के जख्मी दिल पर मरहम लगाने के लिए इसे अपना टिकट नहीं दे सकती थी? और तुम तो एक डॉक्टर भी हो, तुम्हें इस ऐसी मसीहाई ज्यादा जेब देती है। गाड़ी रोको वजदान, वो तहकमाना अंदाज में बोली। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भी सरेराह कोई मंजिल नजर आ गई है? ऐसी ही बात है, वो जल्दी से बोली। गाड़ी को रोक दो। मैंने हैरत और उलझन के मिले जुले एहसासात के साथ एक मरतबा फिर टोयोटा करोला को सड़क के किनारे रोक दिया। सदफ ने अपनी जानिब का दरवाजा खोला। गाड़ी से बाहर जाने के बाद इसने बड़े इत्मीनान से दरवाजा बंद किया। मैं सांस रोके इसकी एक एक जुम्बश का मुशाहिदा कर रहा था। वो बड़ी नफासत से चलते हुए एक अदा के साथ गाड़ी की दूसरी जानिब पहुंची और फिर एक झटके से पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोलकर मेरे पहलू में आ बैठी। अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गई हूँ, इसने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा और विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। मैं मुतअज्जब नजर से इसे देखता रहा। वो किसी संगी बुत के मानिंद गाड़ी से बाहर सड़क को तक रही थी। बिल आखिर मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, अब समझा दुनिया की एक औरत दूसरी औरत से किस तरह इजहार हमदर्दी करती है। मैं इस वक्त फलसफे के मूड में नहीं हूँ। वो सादगी से बोली। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली और गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए गंभीर आवाज में कहा, सदफ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले जो ऐलान फरमाया है इसकी अहमियत का एहसास है तुम्हें? पूरी तरह एहसास है, वो हतमी लहजे में बोली। मैंने ये ऐलान बहुत पहले फरमा दिया था। ख्याल को एहसास में और एहसास को अल्फाज में अब डाला है। थोड़ी देर पहले मैंने ज़ारगुल के रवैये पर खासा झुंझलाया हुआ था। सदफ के इस नए पैंतरे ने मुझे हाथ दर्जे संजीदा कर दिया। मैंने सोचा आज इससे दो टोक बात हो ही जाए। मैंने हत्तल मकान इस मौजू से बचने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया था। मैं बाद में कोई बात अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहता था। सदफ, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। तुम एक सच्ची और जाननिसार दोस्त हो। तुमने बारहा साबित किया है कि मेरी खातिर तुम बड़े से बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर सकती हो। यकीन जानो तो तुम्हें जिंदगी के किसी मरहले पर अगर मेरी जान की जरूरत पेश आ गई तो मैं एक लम्हे की देर नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक जुमला अधूरा छोड़कर अपने सामने फैली हुई वसीओ अरीज सड़क को देखने लगा। इसने मेरी जानिब देखे बगैर पूछा, तो इस तो में अनगिनत सवाल पोशीदा थे। मैंने मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा, तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि मेरी मंजिल कौन है? वो एक झटके से गर्दन मोड़कर मुझे तकने लगी। जानती हूँ, तुम्हारी मंजिल के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा। फिर भी, मैंने धीमे लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, फिर भी। इसके लहजे में किसी चट्टान ऐसी सख्ती थी। वजदान, अगर इस वक्त तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुम्हें कब कसूरवार ठहराया है सदफ? वो सुनी अनसुनी करते हुए बोली, क्या मैंने कभी कोई ऐसी कोशिश की कि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको? बताओ, मैंने तुम्हारी
राह में कोई रुकावट डाली? तुम ख्वामख्वाह जज्बाती हो रही हो। मैंने इसकी कैफियत के पेश नजर कहा, मैंने तुमसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, फिर इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे कदम कदम पर यह एहसास दिलाते फिरो तुम किस की तलाश में सरगर्दा हो। इस हवाले से मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ वजदान। अचानक इसकी आवाज में तफाखर का एहसास शामिल हो गया। मैंने चौंक कर एक नजर इसे देखा और दोबारा ड्राइविंग की तरफ मतवज्जो हो गया। सदफ ने खोए खोए अंदाज में कहा, तुम काफी दिनों से अपनी मंजिल की तलाश में हो और इस तलाश में मैं भी तुम्हारा भरपूर साथ दे रही हूँ। हमारी कोशिशों में किसी कमी या कोताही के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि तुम्हें अभी तक कोई वाज़ेह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ मैं हूँ। इसने बड़े मानी खेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा, फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मैंने अपनी मंजिल को ताका और इसके ताक़ब में लग गई। नतीजा खासा मुफीद और हौसला अफजा बरामद हुआ। इस वक्त मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ। वो जिस किस्म की बातें कर रही थी इस पर एतराज की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा मुझे खामोश रहना पड़ा। सदफ ने जितने वाशगाफ अल्फाज इस्तेमाल किए थे इसके बाद किसी अबहाम या गलत फहमी की कोई जगह नहीं निकलती थी। समझने वाले के लिए तो सिर्फ एक इशारा ही काफी होता। ना तो मैं ना समझ था और ना ही सदफ ने महज एक इशारे पर इक्तफा किया था, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे फरीद पाशा और मिन्हाज बाकर के अल्फाज हकीकत का रूप धार कर अमली मैदान में उतर आए हों। खास तौर पर पाशा की पेशगोई अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। एक हीरो और दो हीरोइन वाली फिल्म का आइडिया। मैं इस वक्त ड्राइविंग करते हुए एक अजीब सी सूरत हाल से गुजर रहा था। ये बात नहीं कि मैं सदफ को नापसंद करता था, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो मुझे अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी और नाज़नीन। सदफ में किसी बात की कमी नहीं थी। वो खूबसूरत और खूब सीरत थी, आला तलीम याफ्ता और मुस्तकबिल की डॉक्टर थी। एक मुअज़्ज़ज़ और साहिब सरवत खानदान से इसका ताल्लुक था, लेकिन मेरे ग्रेज के सिर्फ दो असबाब थे और इन असबाब में से सदफ ने आज खुद एक को खत्म कर डाला था। मैं साहिल पर किसी को फोकियत दे सकता था और ना ही इसकी बराबरी मुझे गवारा थी। मेरे दिल के खाना इश्क सिर्फ और सिर्फ साहिल के लिए मुख्तस था। इंसान जिंदगी में किसी एक हस्ती से सिर्फ एक मर्तबा ही इश्क करता है। मोहब्बत एक से ज्यादा अफराद से भी की जा सकती है। सदफ ने तो मुझे हर किस्म की पाबंदी से आजाद कर दिया था। वो तो अपनी चाहत के बदले मुझसे चाहत की तलबगार भी नहीं थी। ऐसे खरे जज्बात और सच्चे एहसासात के लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत होती है। जो लोग अपनी मोहब्बत में कुछ मांगते नहीं, इनके जज्बे से टकराने वाला पाश पाश हो जाता है। ऐसे एसार पेशा और कुर्बान फितरत लोग काबिल सताइश होते हैं। सदफ को खुद से दूर रखने का दूसरा सबब बिल्कुल सामने की बात थी। जिंदगी के अमली तजर्बे ने मुझे बताया था, आज तक जो भी लड़की मेरे करीब आई इसका सुख चैन छिन गया। मेरी खातिर वो मुझसे दोस्ती की पादाश में इसे जीस्त की हर तकलीफ से गुजरना पड़ा। इस सिलसिले में एक तवील फहरिस्त है। थाई वांग, जानकी, सोनिया, रानी रूपमती, कुशलिया, साहिल, मुमताज और इनमें बाज तो मेरी दोस्ती के जुर्म में जान से गुजर गई। साहिल एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं भी टूट कर चाहने लगा था। मुझे इससे सच्चा इश्क था। इसका हसूल मेरी जिंदगी का नस्बुल ऐन था। साहिल की जुदाई ने मेरे अंदर इतना धुआं भर दिया था कि सांस लेना भी दूभर होकर रह गई थी। सदफ मेडिकल के फाइनल ईयर में थी। चंद माह बाद वो डॉक्टर बन जाती, लेकिन ये ऐसी सूरत मुमकिन था अगर वो मुझसे अलग होकर पढ़ाई पर तवज्जो देती, जिसके इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ मादूम से मादूम तर होते जा रहे थे। अगर मैं इसकी ख्वाहिश की खातिर या अपने किसी मकसद से इसे साथ लगाए रखता तो ये मेरी खुद गर्जी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी हमाकत भी होती। इसे हर हाल में अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहिए था। सदफ खासी जज्बाती हो रही थी। मैंने इस मौका से फायदा उठाने का फैसला किया और इसे मुखातब करते हुए कहा, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे एहसासात से आगाह नहीं तो तुम गलती पर हो। चलो मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि मैं तुम्हारी मंजिल हूँ, तो क्या तुम हर वक्त अपनी मंजिल पर ही ठहरी रहना चाहती हो? हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है। वो विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बोली। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी बात की है सदफ। इत्तफाक से मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं इस मुश्किल लड़की के जवाब में फंस कर रह गया। मंतकी तौर पर और फलसफियाना अंदाज में इसे कोई बात समझाना मुमकिन नहीं था। वो सिर्फ जज्बात की चाल में आ सकती थी। मैंने इसकी बेहतरी और भलाई की खातिर आखिरी कोशिश की और कहा, सदफ क्या तुम वाकई मुझे इतना चाहती हो? मेरा लहजा इतना तीखा था कि इसने चौंक कर मुझे देखा। तुम्हें कोई सबूत चाहिए? तुम क्या सबूत दे सकती हो? मैंने संजीदगी से कहा। वो बोली, जो भी तुम मांगो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। जान देने से बात नहीं बनेगी। मेरी संजीदगी बरकरार रही। फिर तुम्हें किस किस्म का सबूत दरकार है? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सदफ इस बात को जुटलाया या ठुकराया नहीं
जा सकता कि मोहब्बत फर्मा बरदारी का दर्स देती है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है इसके हुक्म की तामील को अपनी महराज समझता है और इस सिलसिले में किसी किस्म का सवाल नहीं करता, क्योंकि ये तौहीन मोहब्बत है। मैं तुम्हारा लेक्चर सुन रही हूँ। मेरी खामोश होने पर इसने कहा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने तुमसे किसी नौयत की नाफरमानी की है? नाफरमानी की नौबत तो इस वक्त आती है जब मैं तुम्हें कोई हुक्म देता। मैंने मानी खेज अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, तो ये नौबत कब आएगी जब मैं अपनी चाहत को साबित कर सकूंगी? तुम चाहो तो किसी वक्त भी आ सकती है। मैं चाहूंगी अभी आ जाए। सदफ का अंदाज दो टोक था। जज्बात की शिद्दत के सबब इसकी आवाज में लर्जिश की आमेजिश थी। मेरी दानिश्त में लोहा गर्म हो चुका था और चोट लगाने के लिए यह मुनासिब वक्त था। मुझे खामोश देखकर इसने कहा, वजदान किस सोच में पड़ गए? हुक्म दो ताकि मैं अपनी फर्मा बरदारी का सबूत पेश कर सकूं। मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, सदफ मैं चाहता हूं तुम सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो। वो शख्सज़दा नजर से मुझे तकते हुए बोली, ये कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? हरगिज नहीं, मैंने कतियत से कहा। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, वजदान चौधरी नवाज अली ने तुम्हारी मंजिल साहिल को तुमसे दूर कर रखा है और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस तरह कश्तो खून के बाजार गर्म किए हुए हो, इसका अंदाजा तुम्हें बेखूबी हो रहा होगा। मियाँ जाहिद हुसैन मंशा के मुतअद्दिद आदमी कबीर शाह, फैसल और चौधरी दिलदार इबरतनाक अंजाम से दो चार हैं। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर धमकी अमेज लहजे में बोली, वजदान मैं इस वक्त अपनी मंजिल पर खड़ी हूँ। एक बात जहन में अच्छी तरह बिठा लो, अगर किसी ने फरेब या चालबाजी से मुझे मंजिल से या मंजिल को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं कहर बनकर इस पर टूट पड़ूंगी। और तुम जानते हो मैं जो कह रही हूँ ऐसा करके भी दिखा सकती हूँ। इसके अल्फाज से संगीनी टपकती थी। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दिल में कोई चोर और ना ही नीयत में कोई फतूर। इसलिए मैंने बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहा, तुम फिक्र न करो सदफ, मेरी तरफ से कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाएगी और अगर किसी दूसरे ने ये जुर्रत की तो हम दोनों मिलकर इसका तिया पांचा कर देंगे। गाड़ी एयरपोर्ट की इमारत के सामने पहुंच गई। मैंने अपने रेस्ट वॉच पर नजर डाली। 8:35 हुए थे। मेरे पास सिर्फ 25 मिनट का वक्त बचा था और इस दौरान में हल्का फुल्का नाश्ता किया जा सकता था। हम एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जा बैठे। नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद मैं संजीदा नजर से सदफ को देखने लगा। इस मुश्किल लड़की से गुफ्तगू का एक नाजुक मरहला तय कर चुका था। अब बस इख्तितामिया मुकालमे बाकी थे जिनके लिए मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। नाश्ता आ गया। सदफ ने मुझसे पूछा, वजदान तुम इतने संजीदा क्यों हो रहे हो? तुम क्या इस मौके पर मुझे कह लगाना चाहिए? मैंने खाली खाली निगाह से इसे देखा। इसकी आंखों में मैंने हल्की सी शरारत चमकते देख ली थी। कह ना भी लगाओ तो तुम्हें खुशी का इजहार जरूर करना चाहिए। वो अपनी शरारत को बड़ी संजीदगी से पेश करते हुए बोली, और ये बता दूं कि खुश क्यों होना चाहिए? भाई मैं तुम्हारी जान जो छोड़ रही हूँ, चाहे चांद माह के लिए ही सही, कराची पहुँचते ही मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और इस वक्त तक तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी जब तक मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। लेकिन पर रुक कर चंद लम्हे खामोश रही, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, लेकिन तुम गाहे बेगाहे फोन पर मुझसे राब्ते में रहोगे। मेरे घर का फोन नंबर तुम्हारे पास है। तुम मुझे मिनहास बाकर साहब के तमाम नंबर से नोट करवा दो। मुझे उम्मीद है तुम कराची में मिनहास बाकर के पास ही रुकोगे या जहाँ कहीं भी ठहरोगे इसे खबर होगी। कहाँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरा ख्याल है तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। मैं अभी तुम्हें अपने राब्ते के तमाम मुमकिन नंबर से नोट करवा देता हूँ, लेकिन एक बात वाजे कर दूं कि मैंने मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे मिशन में शमूलियत की बजाय यकसू होकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मेल मुलाकात अगर हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता मैंने जरा रुक कर इसकी आंखों में देखा और कहा, कराची पहुंचकर नहीं बल्कि हम यहीं से अलग हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? इसके लहजे में हाथ दर्जा हैरत थी। मैंने कहा, अगर तुम हकीकत पसंदी से काम लो तो इस तरह चुप चुपाते तुम्हारा कराची चले आना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। तुम यहाँ अपने मामू के पास रहने आई हो, जिनके हिसाब से इस वक्त तुम किसी गांव की सैर को गई हुई हो। नादिया की बात अलग है, वो तुम्हारे राजों की अमीन है, लेकिन घर के दूसरे अफराद तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें यहाँ के मामला साफ करने के बाद कराची जाना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँ? इसके अल्फाज से उलझन झलकती थी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, सदफ तुम एयरपोर्ट से सीधी अपने मामू औरंगजेब के घर शादमान कॉलोनी जाओगी। इन्हें बताओगी कि तुम गाँव से वापस आ गई हो। फिर जब और जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम कराची चली आना, कल परसों या जैसा तुम मुनासिब समझो। तुम्हारी बात समझ में आ रही है? वो इस बात में सारा हलाते हुए बोली। मैंने कहा, और तुम टोयोटा करोला अपने साथ ले जाओगी? ये
शादमन कॉलोनी वाली कोठी में खड़ी रहेगी। मैं फरीद पाशा को फोन करके गाड़ी के बारे में बता दूंगा, वो खुद ही इसे मंगवा लेगा। नादिया तो मेरी जान खा डालेगी। वो तशवीश भरे लहजे में बोली, जवाबन तुम इसका दिमाग खा जाना। मैंने मजाक के रंग में कहा। नाश्ता खत्म हो गया। 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब हम रेस्टोरेंट से उठ गए। हमने अपना अपना बैग थामा और इस जानब बढ़ गए जहाँ से मुझे इन होना था। हम चंद हफ्ते या चंद माह पहले दोबारा मिलने वाले थे, लेकिन रुखसत के वक्त हमारा ये हाल था जैसे हम बरसों से साथ रह रहे हो और शायद सदियों बाद दोबारा मिलेंगे। गम और खुशी की तरह मिलना और बिछड़ना भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन गम और बिछड़ना किसी को पसंद नहीं आता। इंसान मिले रहना चाहता है और हमेशा खुश भी हो, जो कि मुमकिन नहीं। सदब से मेरी रफाकत ज्यादा पुरानी नहीं थी। हमारा चंद रोज साथ रहा था, लेकिन इन चंद दिनों में हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा था, परखा और जांचा था और किसी हद तक समझा था। इसके बारे में मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। जो आपको समझ जाता है वो आपको गुलाम बना लेता है। आप इसके इशारों पर नाचने लगते हैं। मुझे गुलाम बनाने का शौक है और ना ही ऐसा कोई दावा कि मैंने सदफ के मुकम्मल तौर पर समझ लिया था। औरत को समझने का दावा करना हमाकत के मुतरादिफ है। मैंने फाजिला कॉलोनी वाली कोठी की चाबियां भी करोला के की रिंग में डालकर सदफ के हवाले कर दी थी। ये एक अजीब इत्तेफाक था। कराची एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में हमारी बाकायदा मुलाकात हुई और लाहौर एयरपोर्ट पर हम बेकायदा जुदा हो गए। कराची में जब मैं सदफ से मिला तो मेरे साथ एक और पुरअसरार हस्ती भी थी, लेकिन डार्लिंग अब खत्म हो चुकी थी। डार्लिंग का ख्याल आते ही नकली वजदान की तरफ ध्यान चला गया। फिर इसने खैर ख्वाहाना कारनामे याद आने लगे। ये ठीक है, इस बहरूपिया ने बारहा मेरी मदद की थी और इसकी सलाहियतें भी खासी समझ में ना आने वाली थी, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह समझ गया कि वो बहरूपिया भी धोखा खा सकता था। मेरी तरह इसे भी मालूम नहीं था कि साहिल चौधरी दिलदार की कोठी में मौजूद है या इसे कराची रवाना किया जा चुका है। क्राइन बताते थे कि इसने कोठी वालों की तवज्जो हटाने और मेरी राह हमवार करने के लिए इस कोठी में एंट्री दी थी। इसका ये अमल जाहिर करता था इसके मुताबिक साहिल को इस कोठी में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं था, वरना मैं कामयाब हो जाता। या तो नकली वजदान से संगीन गलती हुई थी या फिर इसका दायरा कार महदूद था। ये शख्स मेरे लिए एक मुसलसल उलझन का सबब बनकर रह गया था। बोर्डिंग के बाद मैं जहाज में पहुंचकर जब अपनी सीट पर बैठा तो यक बारगी मेरा ध्यान सदफ की तरफ चला गया। मेरे बराबर में एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा शख्स सीट पर फंस कर बैठा था। अगर सदफ का सफर जारी रहता तो इस मोटे की जगह वो नजर आती। शायद वो कोई चांस टिकट वाला था। सदफ के ड्रॉप ने जिसे वो मौका फराहम कर दिया था। लाहौर से कराची के दरमियान लगभग 80 मिनट की फ्लाइट है। मैंने इस वक्त का पेशतर हिस्सा आंखें बंद करके साहिल, फैसल और सदफ के बारे में सोचते हुए गुजारा। फैसल एक ऐसा मोहरा था जिसकी जच्ची तुली चाल मुझे साहिल तक पहुंचा सकती थी और ये शख्स बिलाशुबा सदफ की कोशिश से मेरे हाथ आया था। ये लड़की अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे इतना जेर बार कर रही थी कि इसके बारे में सोचते हुए मुझे डर लगने लगा। सदफ ऐसी जिद्दी, मुस्तकिल मिजाज और शिद्दत पसंद लड़कियां बड़ी साबित कदम और पुरअज़म होती हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। शबाना की शादी इतवार की रात एक मुकामी 5 स्टार होटल में बखैरो खूबी अंजाम पा गई। मैं इस शादी में पूरी तरह शरीक था। घर के दीगर अफराद के साथ मुमताज से भी गपशप हुई, ताहम मैंने इससे किसी भी मौजू पर तफसीली बात न की। मिन्हास बाकर ने कराची पहुंचने से पहले ही मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया था। मैं होटल से फारिग होने के बाद सीधा इस फ्लैट पर पहुंच गया। मिन्हास बाकर का मोतमद खास शहजाद अली मुझे छोड़ने आया था। ये वही चाको चौबंद शख्स था जिसकी मैयत में मैंने गुलिस्तान जौहर में एक कामयाब ऑपरेशन किया था। जब हम मज़कूरा फ्लैट पर पहुंचे तो रात निसफ से ज्यादा गुजर चुकी थी। गुज़श्ता रात मुझे सोने का मौका नहीं मिल सका था। आखिर आज शाम के वक्त मैंने एक झपकी लगाई थी, ताहम वो बात पैदा न हो सकी जो गहरी नींद के नतीजे में सामने आती है। शहजाद अली मुझसे दोबारा मिलकर बहुत खुश था। मैंने महसूस किया वो मुझसे बहुत सी बातें करना चाहता है, लेकिन मेरी आंखों में भरी नींद ने इसे ऐसा करने से रोक दिया और वो ये कहकर उठ गया, अच्छा वजदान, मैं अब चलता हूँ, तुम आराम करो, कल तफसीली बात करेंगे। मैं खुद भी सोना चाहता था मगर फितरी तजस्सुस के पेश नजर पूछ बैठा, शहजाद तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम कोई अहम बात मुझसे करने वाले हो। हाँ, ये बात तो अहम है। इसने असबात में सर हिलाया। अभी तक मैंने इस बारे में मिन्हाज साहब को भी कुछ नहीं बताया। दरअसल वो शादी के हंगामों में इस कदर मसरूफ हैं कि सच्ची बात तो यह है मुझे इनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं इन्हें इस सिलसिले में बेखबर न रखता। तुमसे भी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई है। मेरे कान खड़े हो गए। शहजाद के साथ मैंने गुज़श्ता दिनों गुलिस्तान
गुलिस्तान जौहर में एक लास्ट नाइट ऑपरेशन किया था। मुमकिन है शहजाद ने जिस अहम बात का तज़किरा किया इसका ताल्लुक इसी वाक़े से हो। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम कौन सी अहम बात अभी तक मिनहाज साहब से नहीं कर सके? वजदान, मैंने हफ्ते की शाम फवाद को देखा था। शहजाद ने निहायत ही संजीदगी से बताया। फवाद, मैं सीधा होकर बैठ गया। वही शख्स है ना जिसे हम गुलिस्तान जौहर के फ्लैट में बेहोश छोड़ आए थे? हाँ हाँ वही। इसने असबात में गर्दन हलाई। मिनहाज साहब ने मुझे बताया था कि हमारे आने के बाद किसी वक्त फवाद को होश आ गया था और वो जहांगीर को जुल देकर वहाँ से निकल आया था। मेरे जहन में इस आखिरी रात का आखिरी पहर ताजा हो गया जब मिनहाज बाकर की निशानदही पर मैंने और शहजाद ने गुलिस्तान जौहर के इस फ्लैट पर दावा बोला था। हमारे हाथों फवाद और जहांगीर नामी इन दो अफराद की अच्छी तरह दुर्गत बनी थी। अज़ाम बाद में जहांगीर को अपने हक में हमवार करके छोड़ आया था। इसने मेरी वफादारी और दोस्ती में CFK के बहुत से अहम राजों को बेनकाब कर दिया था। मैंने बाद में मिनहाज से दरखास्त की थी कि वो जहांगीर को अपने पास पनाह दे, क्योंकि फवाद की रिपोशी के बाद इसकी जान को हजार खतरात लाहक हो गए थे। वो दोनों CFK के लिए काम करते थे और मलीर के बॉस सलीम वास्ती से इन्हें हदायत मिलती थी। मैंने टेलीफोन पर मिनहाज बाकर को जहांगीर के ताज़ा तरीन हालात के बारे में बताया तो फवाद का तज़किरा भी हुआ था। ये अलग बात है कि जहांगीर इस तक पहुंच ही नहीं सका। मेरा और मिनहाज का मुश्तरका ख्याल यही था कि CFK ने जहांगीर को ठिकाने लगवा दिया होगा। जहांगीर ने मुझे तंजीम के बारे में जितना कुछ बता दिया था, इसके बाद वो CFK के लिए किसी खाली कारतूस से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। वो इसे पहली फुर्सत में खत्म कर देते, क्योंकि इस वक्त शुएब गौरी मेरा सच्चा हमदर्द और गहरा दोस्त बना हुआ था। जहांगीर ने शुएब गौरी और इसकी साजिशी तंजीम CFK को बुरी तरह बेनकाब करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। लेकिन अब तो हालात खासे बदल गए थे। शुएब गौरी खुलकर मेरे दुश्मन की हैसियत से सामने आ चुका था। बहरहाल फवाद का मंजर पर आना वाकई बहुत अहम था। मैं इसकी दुम से नादीदा डोर बांध कर पहले सलीम वास्ती और फिर इनके बिग बॉस शुएब गौरी तक रसाई हासिल कर सकता था, जो इस वक्त मेरा खुसूसी टारगेट था, क्योंकि मेरी रगे जान इसके खंजर की धार तले दबी हुई थी। शहजाद अली यकटुक मुझे सोचते हुए देखता रहा। मैंने लम्हाती ज़हनी करतबबाजी के बाद इससे सवाल किया, तुमने फवाद को कहाँ देखा है? गार्डन ईस्ट के इलाके में, इसने जवाब दिया। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ियों में मुझे दिखाई दिया था। इत्तफाक से मैं भी इसी बिल्डिंग से निकल रहा था। इस वक्त लाइट गई हुई थी, इसलिए लिफ्ट के बजाय आमदोरफ्त के लिए जीने का इस्तेमाल हो रहा था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, क्या इसने भी तुम्हें देखा था? मेरा ख्याल है नहीं, वो पूरे वसूख से बोला। मैं ऐसे रुख पर था कि इसकी मुझ पर नजर नहीं पड़ सकी, वरना वो मुझे देखते ही ठिठक जाता। गुलिस्तान जौहर वाले इलाके के बाद वो मेरा सूरत आशना हो चुका है। मैंने पूछा, तुमने जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग का जिक्र किया है, फवाद इसमें रिहाइश पजीर है या वो किसी से मिलने के लिए वहाँ गया था? अभी तक ये बात मालूम नहीं हो सकी। शहजाद ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, दरअसल शादी की मसरूफियत ने मुझे मोहलत ही नहीं दी। मुझे उम्मीद है एक आध दिन में मैं तफसील जान लूंगा। इस बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त रहता है जिससे मिलने इस रोज मैं वहाँ गया था और फवाद की मुझे एक झलक नजर आ गई। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम ये काम पहली फुर्सत में कर लो। फवाद हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। वो अगर हमारे कब्जे में आ जाए तो हम CFK के अंदर घुसने के लिए आसानी रास्ता बना सकते हैं। शहजाद ने मुझे बताया कि वो सुबह ही इस मिशन पर लग जाएगा। मज़कूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग का गार्डन ईस्ट में ब्रेनूर रोड पर वाक़या थी। ये कराची का एक पोश इलाका है और ज्यादातर यहाँ एक खास कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। शहजाद रुखसत हो गया तो मैं इस फ्लैट का सरसरी जायजा लेने लगा जहाँ मुझे ठहराया गया था। ये फ्लैट मेन तारक रोड पर वाक़या था, जो 2 बेड, एक ड्राइंग और एक लाउंज पर मुश्तमिल था। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मुतअद्दिद शॉप्स थी जिनमें हौजरी, गारमेंट्स, मलबूसात, परफ्यूम्स और ज्वेलरी वगैरह फरोख्त होती थी। तारक रोड शॉपिंग के लिहाज से कराची का खासा बारौनक इलाका है। कुछ अरसा पहले मुझे यहाँ क्याम का मौका मिला था, लेकिन वो फ्लैट मेन रोड से जरा हटकर था। इस फ्लैट के तस्वर के साथ ही इम्तियाज अली, रूबी और मीर बख्श भी मेरे जहन में ताजा हो गए। इन दिनों मैं CFK के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था और कुछ अरसा इम्तियाज के इस फ्लैट पर रुका था। अब वो रात दिन ख्वाबो ख्याल होकर रह गए थे। मैंने लिबास तब्दील किया, सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। मैंने घूम फिर कर अच्छी तरह फ्लैट का जायजा ले लिया था। वहाँ रिहाइश की हर सहूलत मौजूद थी। मिनहाज बाकर ने मुझे बताया था कि इस बिल्डिंग के मकीन एक दूसरे से कोई सरोकार रखते हैं और ना ही किसी की टो में रहते हैं। ये मेरे जैसे बंदे के लिए एक मुफीद और मौजू
रिहायशगाह थी, क्योंकि आमतौर पर अकेले रहने वालों को नजर में रखा जाता है और इनकी सरगर्मियों को भी खोजने की कोशिश की जाती है। मेरा ख्याल था बिस्तर पर गिरते ही मैं गहरी नींद में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और मेरा ध्यान आपो आप रखा वाली की तरफ चला गया। गुज़श्ता रात के आखिरी पहर मैंने वहाँ के जाबर हुक्मरान चौधरी नवाज अली को पहला डोज दिया था। इस बात को लगभग 22 घंटे गुजर चुके थे। चौधरी को जो खतरनाक मर्ज लाहक था, इसका तकाजा था कि इसे दूसरा डोज दे दिया जाए। इस ख्याल के साथ ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया और टेलीफोन के पास आकर बैठ गया। फिर मेरी उंगली रखा वाली में मौजूद चौधरी नवाज अली के नंबर डायल करने लगी। पहली ही घंटी पर फोन अटेंड कर लिया गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस तरफ कोई मेरे फोन ही के इंतजार में बैठा था। फिर एयर पीस में मुझे एक भारी भरकम हेलो सुनाई दी। इस आवाज में इतनी तशवीश, इतनी तड़प और इतनी दीवानगी थी कि मैं पलक झपकने में समझ गया मेरा दुश्मन दरीना इस वक्त अंगारों पर लौट रहा था। फोन चौधरी ने खुद रिसीव किया था। ओहो, मैंने एहतजाजिया अंदाज में कहा, सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है और चौधरी अभी तक जाग रहा है। भाई ऐसे रखवाले चौधरी तो अल्लाह हर गांव गोट को दे। ये तुम हो। वो फुंकारा, वजदान तुम तस्वर भी नहीं कर सकते। तुम्हारे कितने टुकड़े कर दूंगा। और ये मत भूलो चौधरी के तुम्हारा नौजवान लगते जिगर इस वक्त मेरे रहमो करम पर है। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, तुम्हारी ये बद जुबानी इसके लिए इंतहाई खतरनाक भी हो सकती है। वो कदरे मोतदल लहजे में बोला, फैसल को तुमने कहाँ छुपा रखा है? मैंने गुज़श्ता रात तुम्हें बताया था कि मैं कराची में हूँ। मैंने इसके जख्मों पर नमकपाशी करते हुए कहा, इसका यही मतलब है तुम्हारा सबूत भी कराची में है। लेकिन पता नहीं तुम सठिया गए हो या बेटे की फुरकत ने तुम्हारा दिमागी तवाज़न बिगाड़ दिया है। तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे लहजे से चौधरी के लिए इंतहाई नफरत और हकारत टपकती थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करते हुए संभले हुए अंदाज में बोला, मेरा दिमागी तवाज़न अपनी जगह पर है। तुम जैसे कल के लौंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें बताऊंगा चौधरी नवाजिश किस आफत का नाम है। गुस्से की शिद्दत से इसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, चौधरी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बल्कि सब कुछ बिगाड़ कर रख दूंगा। तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। मैं एक लम्हे के लिए सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, और मुझे मत बताओ कि तुम कौन सी आफत हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोगों के खमीर में गंदगी भरी हुई है जो नस्ल दर नस्ल फैसल तक पहुँची है। लेकिन फिक्र न करो, मैं इस गलाजत को मजीद फैलने का मौका नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हारी नस्ल यहीं स्टॉप हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद बोला, तुम बहुत बुरा कर रहे हो वजदान। मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ हमेशा बुरा करता हूँ चौधरी। मैंने जहरखंद लहजे में कहा, तुम अच्छे बच्चे बनकर साहिल को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी नस्ल के झंडा बरदार को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो लड़की अब मेरे पास नहीं। वो बड़ी सूरत से बोला, तुम शुएब गौरी से राब्ता करो। मैं इस नंगे इंसानियत को तो देख लूंगा चौधरी, लेकिन तुम तो साहिल तुम ही मेरे हवाले करोगे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, 10 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। मैं तुम्हें इतना बड़ा अमाउंट आसानी से हजम नहीं करने दूंगा। इस वक्त तुम्हारी आंतें मेरे हाथ में हैं। याद रखो, ये उलट कर तुम्हारे गले को भी आ सकती हैं। मैं फैसल के इतने टुकड़े करूंगा कि इस रकम में इतने पैसे भी नहीं होंगे। क्या तुम्हें पता है 10 करोड़ में कितने पैसे होते हैं? तुम मुझे पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। वो गुर्राया, डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी पर जो कुछ हुआ मैं इसे भूलने को तैयार हूँ। तुम जल्द अज जल्द फैसल को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो चालाक बुड्ढा मुझे शिकार करने के लिए चारा फेंक रहा था। मैंने एक मजाक का खेज कह लगाया, चौधरी इस वक्त तुम माफ करने की नहीं बल्कि भीख मांगने की पोजीशन में हो। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है तुमने डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली है। इस कोठी के हशर से तुम्हें मेरी ताकत और आइंदा अजायम के बारे में पता चल गया होगा। कबीर शाह को मैंने एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। वो बिफरे हुए लहजे में बोला, बाकी इस कोठी में कुछ भी नहीं बचा। मुलाजिम हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहम नहीं होते। इस फंसी हुई सूरत हाल में भी इसका तकब्बर ठाठे मार रहा था। मैंने टटोलते वाले अंदाज में कहा, इसका मतलब है छोटा चौधरी दिलदार भी। मैंने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। चौधरी नवाजिश अली के जवाब ने चौधरी दिलदार की मौत की तस्दीक कर दी। वो सरसराती हुई आवाज में बोला, वजदान देख लो तुम मैं कितने बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम इस तबाहकारी और हलाकत खेजी के बदले मेरे फैसल को बकवास बंद करो। मैंने एक मर्तबा फिर इसकी बात काट दी। तुम्हें तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। जब इतनी मोटी रकम वसूल की है तो अपने अंदर नुकसान सहने का हौसला भी पैदा करो।
वैसे एक बात है, तुम शुएब गौरी से जुड़ने वाली दोस्ती को खूब निभा रहे हो, क्या ये भी इस तगड़ी रकम ही का कोई करिश्मा है? वो उखड़े हुए लहजे में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने कबीर शाह को किसी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। मैंने इसकी हालत से खेलते हुए कहा, लगता है ये सब कुछ शुएब गौरी की खुशनुदी के लिए किया गया है, वरना इस लूले लंगड़े कबीर शाह को तो तुम खामोशी से ठिकाने लगवा सकते थे। इसकी मौत मेरे खाते में रकम हो जाती और तुम भी प्राइवेट अस्पताल के खर्चे से बच जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम सरासर बकवास कर रहे हो। वो तेज आवाज में चीख कर बोला, मुझे किसी की खुशनुदी हासिल करने की जरूरत नहीं। और ये क्या तुमने 10 करोड़ रुपए की राटर लगा रखी है? इतनी मामूली रकम तो मेरे मौजों में रखी रहती है, जब रकम को तुम इस वक्त मामूली गिरदान रहे हो। मैंने इसकी बात पूरी नहीं होने दी और कहा, गुज़श्ता रात तुम इस रकम के हसूल पर बगलें बजा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि 10 करोड़ की रकम मामूली नहीं होती। साहिल वाली डील में तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। काश तुम्हें पता होता कि ये मामूली या गैर मामूली रकम कहाँ से आई है। मैं आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। वो बेपरवाही से बोला। शुएब गौरी ने वो रकम कहीं से भी हासिल की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने दिल का गुबार निकालते हुए कहा, तुम्हारे लिए वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम बेगैरत दर्जा अव्वल हो। क्या आप बक रहे हो? मेरे लहजे ने इसे तिलमिलाकर रख दिया। मैंने कहा, चौधरी, शुएब गौरी तुम्हारा जूता तुम्हारे सर में मारकर चला गया और तुम्हें खबर भी न हुई। बेगैरती और बेहयाई की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? मैं इस मौका पर चौधरी और शुएब में फूट डाल सकता था। अपने दो दुश्मनों को आपस में लड़ाना ऐन कारे सवाब होता है। मेरे मुबहम बात ने इसे तशवीश में मुब्तला कर दिया। पूछने लगा, वजदान, तुम बहुत गुस्ताख हो, बल्कि अपने बाप से भी 2-4 हाथ आगे ही हो। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा, तुम शुएब गौरी के हवाले से क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तहकीर अमेज अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा और इस तरह दूंगा जैसे शूज की दुकान में जूता पहनाने वाले देता है। लेकिन इससे पहले मैं वजाहत कर दूं कि तुम बहुत बड़े शैतान हो, यानी अपने बाप चौधरी मोहम्मद रमजान से भी 8-10 गज आगे के शैतान। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके अपनी सांस दुरुस्त की, फिर बात की तकमील करते हुए कहा, जूते की दुकान में जूता पहनाने के लिए चमचा नमा एक छोटा सा आला इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाँव को बसहूलत जूते के अंदर बिठाया जा सके। तुम्हारा दिमाग और इसमें पाई जाने वाली समझ बहुत छोटी है, इसलिए मेरी बात तुम्हारी अकल में नहीं उतर रही। तो लो सुनो। मैंने चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद बात जारी रखते हुए कहा, शुएब गौरी ने तुम्हें जो 10 करोड़ रुपए अदा किए हैं, वो इन 25 करोड़ यानी 1/4 अरब रुपए का एक हिस्सा है जो सोने की फरोख्त से शुएब ने हासिल किए हैं। दर हकीकत ये मेरा हिस्सा था जो इसने तुम्हारे हवाले करके साहिल को हथिया लिया तुमसे। मैं तस्वर की निगाह से चौधरी की कैफियत को भांपने की कोशिश कर रहा था। मेरी समाज से इसकी लरजती हुई आवाज टकराई। तुम किस सोने की बात कर रहे हो जिसके लिए तुम बाउले हुए जा रहे थे? तुम डायरी वाले राज। वो हैरत और सदमे की शिद्दत से अपनी बात को पूरा न कर सका। मैंने चरकाकारी का काम जारी रखा और कहा, अब आई ना तुम्हारी बुढ़ी मात में मेरी बात। मैं बिल्कुल इसी सोने का जिक्र कर रहा हूँ जिसके बारे में मेरे वालिद साहब ने अपनी डायरी में बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ था कि इन्होंने सोने के बिस्किट्स से भरे हुए 2 थैले कहाँ छुपाए थे। तुम इस डायरी के हसूल के लिए सरतापा जोर लगाते रहे और इस कोशिश में तुमने मुतअद्दिद कत्ल भी करवाए। बिल आखिर शैतान करके वो डायरी तुम्हारे पास पहुंचा दी गई, लेकिन इसमें से सोने के राज वाले अहम सफे फाड़ लिए गए थे। तुमने अपने सर समेत न जाने क्या क्या पीट डाला होगा चौधरी। मैंने एक लम्हे को खामोश रहने के बाद चौधरी को हैरत ज़दा करने का सिलसिला जारी रखा। इन दिनों शुएब गौरी के साथ मेरी गाड़ी छन रही थी और मैं इसकी मदद से सोने तक पहुंचने और इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा मैंने वो सफे शुएब के हवाले कर दिए। हमारे दरमियान ये तय पा गया था कि वो सोना चाहे कितने का भी फरोख्त हो, मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा। आज से 20 साल पहले वो सोना 5 करोड़ रुपए मालियत का था, जो अब कम से कम 25 करोड़ का हो चुका है। शुएब ने मेरे हिस्से की रकम तुम्हें दी है चौधरी। अब आई समझ में कि इसने तुम्हारा जूता किस तरह तुम्हारे सर पर बरसाया है। तुम झूठ बोलते हो, बिखरी हुई आवाज में बोला। तुम हमारी दोस्ती को अपनी किसी चाल से खराब करना चाहते हो। मैं तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। वजदान, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं सबूत फराहम करने को तैयार हूँ। तुम इस सिलसिले में क्या सबूत दे सकते हो? मेरे वालिद साहब ने सोने से भरे हुए कैनवस के वो 2 थैले एक मतरूक कुएं में फेंके थे, जिसने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया, मजकूरा कुआं पाक भारत सरहद के नजदीक तुम्हारी जमीनों पर वाक़या है। शुएब गौरी ने अपने
एक अंग्रेज दोस्त मिस्टर नील आर्मर के तवसत से इस कुएं से ये सोना हासिल किया है। इस कुएं के ऊपर अब खेत लहलहाते हैं। मैं तुम्हें कुएं की दुरुस्त लोकेशन बताता हूँ। तुम मेरे बयान की तस्दीक के लिए इस मुकाम को चेक कर सकते हो। तुम बहुत मक्कार हो बजदान, वो फुंकारा। मैं आज शाम को अपने खेतों में था। अगर मेरी जमीनों में खुदाई की गई होती तो ये बात मुझसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। एक लम्हे में इस वाक़े की मुझे खबर हो जाती। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इसकी बेअतबारी को नजरअंदाज करते हुए निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इसे मतरूक कुएं का महल्ले वकूफ बताया और कहा, शायद तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने बताया है ना, अब इस मुकाम पर सरसब्ज खेत लहलहाते हैं। वो मतरूक कुआं तो बहुत नीचे कहीं गायब हो चुका है। सोना कैनवस के मजबूत थैलों के अंदर महफूज किया गया था, इसलिए वो मैला तक नहीं हुआ। वे झूठों के सरदार, चौधरी ने सख्त लहजे में कहा, अगर वो कुआं जमीन के नीचे कहीं गायब हो चुका है और इसके ऊपर खेत लहलहाते हैं तो फिर शुएब या नील आर्मर ने वो सोना किस तरह हासिल किया बगैर खुदाई के? ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम ये कहना चाहते हो वो लोग कोई जादू वगैरह जानते हैं? मैंने इसके घायल हिस्सों पर लीमू निचोड़ते हुए कहा, चौधरी जो बात अकल में ना आए इसे जादू का नाम दे दिया जाता है। मेरी वजाहत तुम्हारी खोपड़ी में इसलिए नहीं आ रही कि शायद वहाँ दिमाग नाम की कोई शय वजूद ही नहीं रखती। मैं चंद लम्हे के लिए रोका, फिर इंतहाई तहकीर अमेज अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ओए लकड़ी के बंदरो, इस मतरूक कुएं में खुदाई तो की गई है लेकिन छुप छुपा कर। इसके लिए सरहद पार तुम्हारी दुश्मन की जमीन इस्तेमाल की गई है। रामपुर के रामदास को तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना। इसका बाप चौधरी करमदास तुम्हारे बाप चौधरी रमजान का गहरा दोस्त था और इसी दोस्ती के नतीजे में वो कसीरुल मालियत सोना इधर से उधर स्मगल किया जा रहा था। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती के खैर छोड़ो, अब इन बातों में क्या रखा है। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। यह खामोशी इस बात की दलील थी कि मेरी बात चौधरी की बुद्धि में बैठ गई थी। रामपुर सरहद पार अमृतसर का एक छोटा सा गांव था जहां पर रामदास नामी एक चौधरी की अमलदारी थी। तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया चौधरी? मैंने कटीले लहजे में दरियाफ्त किया। वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय हैजानी अंदाज में बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वो गुमशुदा सोना सुरंग लगाकर इस मतरूक कुएं से निकाला गया है? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। अब मजीद तस्दीक के लिए तुम्हें मेरी बताई हुई जगह की खुदाई करवा के देख लो। तुम्हारी पास अंधों यानी कीड़े मकोड़ों की कमी तो नहीं होगी। वो मेरे तंज या वार को सहते हुए बोला, तुम ये ना समझो मैं तुम्हारी बात में आंखें बंद करके यकीन कर लूंगा। मैं अपनी जमीन में खुदाई तो बाद में करवाऊंगा। इससे पहले मैं शुएब गौरी से इस सिलसिले में बात करूंगा। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इस कोशिश की जरूरत महसूस नहीं करता क्योंकि शुएब गौरी इस मामले में खासा फाल नजर आता है। मैंने चोट की और ये तुमने अक्लमंदी की बात की है कि आइंदा आंखें बंद करके मुझ पर एतबार नहीं करोगे। खुदा के बंदे और शैतान के चेले, अगर तुम्हारी आंखें बंद हो गई तो फिर अपने नौजवान फर्जंदे अर्जमंद को कैसे देख सकोगे? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।